हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सौमित्र कुमार अवस्थी आपके साथ डिस्कस कर रहा था मॉडल्स टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, हम मॉडल टॉपिक में काफ़ी कुछ रूल्स को कंप्लीट कर चुके थे। लगभग 50% रूल्स लगभग हम कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद में हमने इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी, जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपने कॉन्सेप्ट्स, कितना रिवाइज आपने किया था, कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, इन सबको समझने का, जानने का मौका मिला था। और आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि आपने कितने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। और अब एक्सरसाइज ऑफ 50% रूल्स की कंप्लीट हो ही चुकी है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को भी हमें कंप्लीट करना है। फिर जिससे कि ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में एक हम पूरी की पूरी जितने भी रूल्स हैं पूरे मॉडल टॉपिक के एक कंप्लीट एक्सरसाइज भी हम अप्लाई करेंगे, जिससे कि अब अगर कोई प्रॉब्लम और रह गई होगी तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि हम मॉडल्स में कैन और मे को कंप्लीट कर ही चुके थे, और कैन और मे अगर कंप्लीट हो गए हैं तो काफ़ी हद तक ये मान लीजिए कुड और माइट भी कंप्लीट हो ही गए हैं, क्योंकि कुड और माइट कैन और मे के जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट में अंतर है। वो क्या, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा। फिर इसके बाद में कुछ कंफ्यूजेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें भी हम कंप्लीट कर चुके थे। और कंफ्यूजेबल कॉन्सेप्ट्स क्या थे, जैसे कि हमने एक परमिशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था कि परमिशन के लिए दो मॉडल हमारे पास हैं, एक कैन है और एक मे है। और हमें लिखा हुआ कई जगह पढ़ने को मिल भी जाता है कि कैन इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल परमिशन एंड मे इज यूज्ड फॉर फॉर्मल परमिशन। बट एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल परमिशंस? दोनों परमिशन में क्या डिफरेंस है, एंड हाउ कैन वी डिसाइड वेदर इट इज फॉर्मल परमिशन एंड इट इज इनफॉर्मल परमिशन इफ रिलेटेड टू दिस परमिशन अ सेंटेंस इज बीइंग गिवन इन आवर एग्जाम और इन आवर सेंटेंस। कैसे हम पता लगाएं अगर एक सेंटेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिशन से दिया गया है कि इस सेंटेंस में हमें फॉर्मल परमिशन पता लग रही है या इनफॉर्मल, क्योंकि उसके पता लगे बिना तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते कि इसमें कैन आना चाहिए या मे आना चाहिए। तो उसके लिए हमने पूरा डिटेल में स्टडी कर ही ली थी। फिर इसके बाद में हमने पोलाइट रिक्वेस्ट को भी डिस्कस किया था, और पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हमने ये डिस्कस किया था कि दो आपके पोलाइट रिक्वेस्ट होते हैं, वो एक फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट है। फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने कुड का प्रयोग किया था और इनफॉर्मल के लिए हमने वुड का प्रयोग किया था। क्लियर हुआ था कंसेप्ट यहां तक? फिर हमने कहीं हम परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट में कंफ्यूज ना हो जाएं, इसके लिए भी हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, जो हमने एक बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने डेली लाइफ से यूज करते हुए, डेली लाइफ में हम जितना यूज करते हैं और जिन चीज़ों को समझते हैं उन्हें अप्लाई करते हुए हमने इन्हें कंप्लीट किया था, और फिर परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट दोनों में डिफरेंस कंप्लीट कर लिया था। माय डियर, इसके बाद में हमने वास्तविक कंसेप्ट पढ़ा था पर्सन का। हमारे पास तीन पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, एंड इन फर्स्ट पर्सन वी यूज आई एंड वी, एंड इन सेकंड पर्सन वी यूज यू। बट व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ आई, वी एंड यू, एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आई, वी एंड यू? आई, वी और यू के फंक्शंस क्या है, इनका कंसेप्ट क्या है, ये हमने डिसाइड किया था। जनरली इट इज से दैट फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर एंड सेकंड पर्सन इज लिसनर. It is clear that second person is a listener, but we cannot use the word speaker for first person, because in first person we also use the word we. That is not a pure speaker, because in we both speaker and listener are involved in any activity. किसी भी एक्टिविटी में लिसनर और स्पीकर दोनों इन्वॉल्व होते हैं और वो वी कहलाता है। ठीक है, तो अगर प्योर स्पीकर की बात करें तो माय डियर, प्योर स्पीकर इज आई एंड प्योर लिसनर इज यू, एंड बोथ आर यूज्ड इन वी। वी में दोनों यूज किए जाते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई थी, और इन्हीं के बेस पर हमने कुछ शब्दों को भी डिस्कस किया था, लाइक एडवाइस एंड सजेशन एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन? थोड़ा सा मैं पूछ लूं एक बार फिर से आपसे, क्या होता है एडवाइस और सजेशन में डिफरेंस? बिल्कुल आपने जैसा कहा, एडवाइस जिसमें केवल लिसनर इन्वॉल्व होता है, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में अगर कहें कि जिसमें स्पीकर इन्वॉल्व नहीं होता एक्टिविटी को करने में, अब वो चाहे लिसनर के लिए हो या आपके थर्ड पर्सन के लिए हो, तो वो आपकी एडवाइस कहलाएगी। और अगर मान लीजिए स्पीकर किसी में इन्वॉल्व हो जाता है कार्य में, तो माय डियर वो सजेशन कहलाता है। ये क्लियर हुआ था? साथ में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मॉरलिटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरलिटी का मतलब माय डियर आपको ऐसे मानना है कि मॉरलिटी इज अ वर्ड रिलेटेड टू द वर्ड मॉरल। एक मॉरल है, एक सीख है केवल। अब वो सीख केवल जरूरी नहीं है हर सीख मॉरल ऑब्लिगेशन को ही रिप्रेजेंट करे। तो माय डियर हमने क्या कहा, मॉरल ऑब्लिगेशन इज रिलेटेड टू ऑल कैंडिडेट्स, ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट मॉरल ऑब्लिगेशन इज रिलेटेड टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर।
मॉरल ऑब्लिगेशन स्पीकर और लिसनर दोनों से संबंधित होता है। सो टू इंडिकेट मॉरल ऑब्लिगेशन इन अ सेंटेंस वी हैव टू यूज वी एज अ सब्जेक्ट। तो अगर मॉरल ऑब्लिगेशन हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक सेंटेंस में, तो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एक तो वी का प्रयोग करना होगा, एंड वी हैव टू ऑल्सो यूज morality in that sentence. Single morality concept cannot represent the moral obligation. Single we as a subject cannot represent moral obligation. Both concepts represent moral obligation in a sentence. In simple language, we can say that if we use a subject we in a sentence and morality in that sentence, it means in simple language that sentence is related to moral obligation. अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग हो रहा है और साथ में सेंटेंस में मॉरलिटी भी आ रही है, तभी वो सेंटेंस मॉरल ऑब्लिगेशन का होगा। अगर अकेली मॉरलिटी है तो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, अकेला वी है तो भी मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर उसके लिए दूसरे कंसेप्ट हमारे पास सजेशन और ये हैं, और इन कंसेप्ट्स को हमने शुड, मस्ट और ऑट के दौरान इनके साथ साथ हमने इन्हें कंप्लीट भी किया था कि इन्हें कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक। एक कंसेप्ट कंफ्यूजेबल जो हमारा था वो था पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए हमने 5 मॉडल पढ़े थे, और इन 5 मॉडल के द्वारा 6 टाइप्स की पॉसिबिलिटी को कंप्लीट किया था 6 टाइप्स की कंप्लीट पॉसिबिलिटी। 6 टाइप्स की कौन सी थी? एक को कैन बताता है, एक को मे बताता है, एक को कुड बताता है, 3 हो गई। माइट 2 को बताता है, 50% पॉसिबिलिटी इन पास्ट एंड रिमोट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, तो हो गई आपकी 5, और एक को बताता है मस्ट। तो 6 टाइप की पॉसिबिलिटीज हो गई, और उन्हें हमने कई तरीके से अप्लाई करके कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी को समझा जाता है बेहतर ढंग से, वो हमने वहां रिप्रेजेंट कर दिया था, समझ लिया था। चलिए, तो एक बार तो मॉडल्स को और मैं आपको बता देता हूं कि मॉडल्स का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। तो पहले मॉडल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके कुछ कंफ्यूजेबल कंसेप्ट्स होंगे, उन्हें मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं। 2 मॉडल हमने कंप्लीट किए हैं, कैन एंड मे। तो कैन के स्थान पर कैन की कंडीशंस को पास्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुड का प्रयोग करना है, और मे की कंडीशंस को पास्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए माइट का प्रयोग करना है। तो हम यहां पर अपना एक मॉडल लेते हैं, पहले कौन सा? कुड। कौन सा मॉडल है हमारे पास? कुड। क्लियर कंसेप्ट? तो अब इस कुड को देखिए आप। कुड का पहला प्रयोग जो होता है, तो पहला प्रयोग तो कुड का होगा कंसेप्ट्स ऑफ कैन इन पास्ट, यानी कैन के कंसेप्ट्स को जब हमें पास्ट में रिप्रेजेंट करना है तो किसका प्रयोग करना है माय डियर? कुड का प्रयोग करना है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन का विषय ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अगर पास्ट एबिलिटी रिप्रेजेंट करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। पास्ट कैपेबिलिटी रिप्रेजेंट करनी है, कुड का प्रयोग करेंगे। कैन के दौरान अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पूरी लिस्ट बनाकर और दोनों में कंपेरेटिवली कंसेप्ट समझा दिया था आपको। कुड का दूसरा प्रयोग अगर हम देखें तो हमने कुड का दूसरा प्रयोग देखा था कहां पर? पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में। पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कौन सी रिक्वेस्ट थी? फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट थी। कौन सी थी? फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट थी। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ये आपके कुड के प्रयोग हैं। बाकी तो आपको पता है ही, कुड का प्रयोग एक तीसरे नंबर पर अगर हम कहें वो कैन के दौरान पढ़ ही लिया था। विद सो दैट, इस सो दैट के साथ कुड का प्रयोग हमने किया था, लेकिन कब? जब सेंटेंस आपका पास्ट टेंस से संबंधित हो, तो हमने बाद में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग किया था। यह आपका तीसरा मॉडल है। फिर आपका चौथा मॉडल आता है कौन सा? माइट का, ठीक है। अब देखिए आप, माइट में पहला यूज वही कंसेप्ट होगा आपका जैसे कि कंसेप्ट्स ऑफ मे इन पास्ट। पास्ट में आप कंसेप्ट्स को बता रहे हैं। दूसरा माइट का प्रयोग हमने पढ़ा था किसके लिए?
रिमोट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रिमोट पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। तीसरा हमने इसका प्रयोग किया था किसके साथ, विद सो दैट, ध्यान दीजिएगा, सो दैट ऊपर भी लिखा है, सो दैट यहां भी लिखा है, इसको भी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, दोनों में डिफरेंस है। दिस सो दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट और एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एंड दिस वर्ड सो दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ पर्पज और एडवर्ब ऑफ पर्पज। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। इन कंसेप्ट्स को अगर देखें, रिमोट पॉसिबिलिटी हम पॉसिबिलिटी के दौरान पढ़ ही चुके थे। मे के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, आपका विश है, ब्लेसिंग है, कर्स है, प्रेयर है, इन सब के लिए किसका प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है। तीसरा आपका यानी मे का प्रयोग किया जाता था। अब इनको ही अगर हमें पास्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो किसका प्रयोग कर लेंगे, माइट का प्रयोग कर लेंगे। सिमिलरली जैसे कि हमने परमिशन के लिए अगर यूज किया था तो किसके लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज किया था। तो ऐसे कंसेप्ट्स को जब पास्ट में भेजना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, हम माइट का प्रयोग करेंगे। अब इन दोनों के एग्जांपल्स बता देता हूं मैं एक बार आपको, हालांकि पहले एग्जांपल्स में करवा चुका हूं कंप्लीट आपको, लेकिन यहां आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं तो एक एक्सरसाइज की तरह आप उन्हें कंप्लीट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। My brother was so intelligent in his school days that solve any puzzle in no time। एक सेंटेंस आपके सामने है, ये एक सेंटेंस है, ही वेंट टू स्कूल, he went to the school to meet the principal so that he explained the progress of his son। Similarly, there is, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्काई इज क्लियर बट रेन टुडे। या फिर आप लिखेंगे फायर हैव harmed you if you had gone near it carelessly। ये कुछ सेंटेंसेज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब इन सेंटेंसेज को आप पढ़िए और इन सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट्स को, कि आपने कैन को कितने ढंग से पढ़ा है, मे को कितने ढंग से पढ़ा है, उनके कंसेप्ट्स को पास्ट में आप यूज करके या प्रेजेंट में यूज करके कैसे आप उन कंसेप्ट्स को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से आप सेंटेंसेज में मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। अभी देखिए, मैं आपको इस एक्सरसाइज में ऑप्शन नहीं दे रहा हूं या फिर कंडीशन भी नहीं बता रहा हूं कि किसमें आपको कौन सी कंडीशन के लिए मॉडल फिल करना है। अभी क्योंकि हमारी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है और अभी से मैं आपके लिए अगर लिमिट बना दूंगा कि हाँ मैं ही दे रहा हूं अपनी तरफ से, मैं आपको जब तक फैसिलिटीज देता रहूंगा कि आपको सिर्फ एबिलिटी की तरफ देखना है या कैपेबिलिटी की तरफ देखना है या कैपेसिटी की तरफ देखना है, क्योंकि ब्रैकेट में आपको वो वर्ड मिल जाएगा तो आपके दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें तो इसमें सिर्फ एबिलिटी से संबंधित कंसेप्ट फिल करना है।
और एबिलिटी के तो सिर्फ दो मॉडल है हमारे पास, कैन है और कुड है, नहीं भाई। लेकिन यहां मैंने आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया है। अब पहले तो आपको यही पता लगाना है कि सेंटेंस में कंडीशन कौन सी है, यानी इतने मॉडल्स हैं उनमें से किस मॉडल की कंडीशन है। पहले तो कंडीशन का पता लगाओ, कंडीशन का पता लगाने के बाद में यह पता लगाओ इस कंडीशन के लिए एक से ज्यादा मॉडल आते हैं या सिर्फ एक मॉडल आता है, ठीक है, तो उनका पता लगाओ। तो उसके बाद में फिर आप मॉडल फिल करो। तो देखिए पहला सेंटेंस, माय ब्रदर वाज सो इंटेलिजेंट इन हिज स्कूल डेज दैट ही सॉल्व एनी पजल इन नो टाइम। कौन सा कंसेप्ट है, मैंने मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ लिया बताइए इसमें कौन सा नोशन या कंसेप्ट दिया गया, तो आप क्या कहेंगे? पजल सॉल्व करने की बात कर रहा है, कौन सा कंसेप्ट मानूं इसमें मैं? एबिलिटी, क्या माना जाए बताइए, कौन सा कंसेप्ट मानूं इसमें मैं? एबिलिटी। अच्छा, कैपेबिलिटी कौन सा बताइए? एबिलिटी मान लें, क्योंकि ये तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कैन का कंसेप्ट है उन्हें को तो, लेकिन माय डियर कैन के तो बहुत से रूल्स हैं। माय डियर ध्यान रखिएगा, अगर इस सेंटेंस को मैं सिर्फ इतना रख देता, बाद वाले पार्ट को नहीं देता, और सॉल्व एनी पजल, देन माय डियर दिस सेंटेंस विल बी रिलेटेड टू एबिलिटी, तब एबिलिटी का होगा। मैंने कैन के दौरान आपको समझाया था, जब समय की लिमिट दे दी जाए, अरे ये तो नए के बराबर टाइम में सॉल्व कर देता है, माय डियर इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाता है। और नए के बराबर समय में आप पजल सॉल्व करवाने की बात कह रहे हैं, माय डियर दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। जरूर थोड़ी हमेशा आपको ब्लैंक ही फिल करवाया जाए, आपसे कंसेप्ट भी तो पूछा जाएगा ना, कौन सा कंसेप्ट दिया जा रहा है सेंटेंस में? तो माय डियर इंटेलिजेंस और एबिलिटी, मैंने बता दिया आपको सिंपल तरीके से। यहां तक सेंटेंस रख दो तब तो है आपका एबिलिटी, वहां आपका एक कंसेप्ट जोड़ दिया, लिमिट दे दी, दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। क्लियर कंसेप्ट? तो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करना है। अब आपको अच्छे प्रकार से पता है, टू इंडिकेट द कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस वी यूज कैन। कैन का प्रयोग करते हैं इंटेलिजेंस के लिए, और किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। भाई कैन का प्रयोग करेंगे तो कुड का भी करेंगे प्रयोग। तो देख लीजिए सेंटेंस में इसमें क्या उचित है। सेंटेंस देखो क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है। वॉज कौन सा टेंस है? पास्ट है। तो इसमें प्रेजेंट इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करना है या पास्ट इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करना है? ऑब्वियसली पास्ट इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करना है। तो माय डियर यहां आप ब्लैंक में फिल करके आएंगे क्या? कुड रिप्रेजेंट करेंगे, और कुड ही यहां कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करके आएगा, तो इसलिए कुड को ही फिल करना है। क्लियर कंसेप्ट? अगला सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल सो दैट ही ब्लैंक एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ हिज सन। वो स्कूल गया प्रिंसिपल से मिलने के लिए, सो दैट, जिससे कि ये सो दैट आ रहा है, और आपको अच्छे तरीके से पता है ये सो दैट जब आ जाता है, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, ये सो दैट जब भी आता है तो सीधी सी बात है, वी हैव टू यूज ओनली मे और माइट इन दैट सेंटेंस। तो उस सेंटेंस में किसका प्रयोग करना होगा? या तो मे का प्रयोग होगा और या फिर माइट का। दोनों में डिफरेंस आप समझ ही चुके हैं। मे इज यूज टू इंडिकेट प्रेजेंट कंडीशन एंड माइट इज यूज टू इंडिकेट पास्ट कंडीशन। सेंटेंस में पता लगाओ, टेंस क्या दे रखा है? वेंट। वेंट बोले तो पास्ट टेंस, और पास्ट है तो यहां पर आप यूज करेंगे किसका? माइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, स्काई इज क्लियर बट इट ब्लैंक रेन टुडे। आसमान कैसा है भैया? साफ है, लेकिन बट आ गया, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक तरफ जैसी सिचुएशन है तो दूसरी तरफ उससे अलग सिचुएशन, यानी उसकी अपोजिट सिचुएशन दी जाएगी। अब भैया बताइए, आसमान साफ है तो बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती? आसमान ही साफ होगा तो बारिश कहां से होगी? लेकिन बट दे दिया तो इस बट ने कहा कि हां आसमान साफ है, मानते हैं कि आसमान साफ होने पर बारिश नहीं होती, लेकिन बट के आने से यहां थोड़ी बहुत संभावना, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो उधर कैसी सेंस रहेगी, नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो उधर कैसी रहेगी, पॉजिटिव सेंस रहेगी। आसमान साफ है लेकिन इसका अपोजिट जाएगा, और अपोजिट जाएगा तो आसमान साफ होने पर बारिश नहीं होती, लेकिन इधर बट आने से कह रहा है कि होगी बारिश। बट आने से क्या होता है? अपोजिट सिचुएशन बतानी है आपको।
तो आप कह रहे हैं आसमान साफ है लेकिन बारिश हो सकती है, अपोजिट हो गया। कह रहे यार आसमान साफ है तो बारिश कैसे होगी, यही तो बट बता रहा है, अपोजिट सिचुएशन बता रहा है। लेकिन बारिश होगी तो कैसी होगी, कि हाँ तो सर फिर कोई होगी ना तो कोई बूंद दो बूंद आ सकती है, कोई आ सकती है। क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान रखो आप, शब्द क्या दे रखा है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। शब्द दे रखा है टुडे, और माय डियर टुडे का मतलब है आज का दिन। आज का दिन बोले तो कितने आवर्स, 24 आवर्स, नहीं भाई, टुडे मतलब डे मतलब 24 आवर्स। और ये कह रहा है स्काई इज क्लियर, इज मींस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय पर मैं कह रहा हूं कि बादल नहीं है आसमान में, आसमान साफ है पूरा। लेकिन भैया अभी बोलने के समय पर तो आसमान साफ है, लेकिन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्या भरोसा हो जाए बारिश तो। लेकिन संभावना न के बराबर बता रहे हैं आप, और न के बराबर संभावना को हम क्या कहते हैं, लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, एंड टू इंडिकेट रिमोट पॉसिबिलिटी वी हैव टू यूज माइट। तो इसमें भी माइट का प्रयोग होगा। अब आप कह रहे हैं फायर हैव हार्मड यू, आग नुकसान पहुंचा दे। अब ये हैव हार्मड आ रहा है तो ऑब्वियसली हम देख लेते हैं कि आग के नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। इफ यू हैड गॉन नियर इट केयरलेसली, अगर तुम इसके नजदीक लापरवाही से जाते तो। अब आप बताइए, है तो ये तो संभावना पॉसिबिलिटी की है ना, यहां पर कंसेप्ट कौन सा है, पॉसिबिलिटी का। लेकिन पॉसिबिलिटी तो अपन ने 6 पढ़ी थी, इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल आपको लिखवाया था कि आपको वहां पर आग नुकसान पहुंचा सकती है अगर तुम उसके नजदीक लापरवाही से जाओगे। तो वो अबाउट 100% यानी कॉमन फैक्ट्स या कॉमन ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसा अपन ने लिखा था ना, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, है तो उन कंसेप्ट्स को बताती है। तो कॉमन ट्रुथ के लिए कैन आता है तो डेफिनेटली कैन आएगा, तो आगे क्या आएगा, दूसरा कुड भी आ सकता है। तो टेंस पता लगाते हैं, तो यहां पर देखो हैड गॉन, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट परफेक्ट में आती है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि आती है तो डेफिनेटली या पास्ट कंसेप्ट आएगा। पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूं कुड और माइट दोनों आपके क्लियर हो गए हैं, और इनमें आप अगर कैन और मे को क्लियर कर लेंगे तो आपको इनमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट। अब आ जाते हैं अपन किसके पास, एक तो है अपने पास शैल और एक है अपने पास क्या, विल। तो शैल और विल को पढ़ लेते हैं। तो शैल और विल की मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं, बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझना है। यहां हम लिख लेते हैं क्या, शैल, यहां लिख लेते हैं क्या, विल। माय डियर अगर ध्यान दिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, शैल और विल दोनों का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर, आप सब जानते हैं फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप शैल और विल का प्रयोग करते हैं। माय डियर दूसरा इसका प्रयोग जो होता है वो मॉडल्स के रूप में भी होता है। किसके रूप में होता है, मॉडल्स के रूप में। दो कंसेप्ट हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर एंड मॉडल्स, दोनों का सिमिलर प्रयोग होता है। शैल का प्रयोग भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा फ्यूचर टेंस में और मॉडल्स के रूप में भी होगा। विल का प्रयोग भी हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर के रूप में होगा और मॉडल्स के रूप में भी होगा। सिंपल कंसेप्ट है। चलिए अब दोनों में फिर हम डिफरेंस कैसे करें, तो दोनों का कंसेप्ट आप एक ये याद रखिएगा कि जब भी आप शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो ये आपको इंडेफिनिट सिचुएशन को बताएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं फ्यूचर टेंस का मतलब ही क्या है, इंडेफिनिट सिचुएशन। क्या है फ्यूचर टेंस का मतलब, indefinite situation. So in simple language we can say that if shall or will is being used as a helping verb in future tense, it means that sentence must be related to indefinite situation. तो वो कंडीशन, वो सेंटेंस आपका indefinite situation को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है यहां तक। जब इनका प्रयोग मॉडल्स के रूप में किया जाता है तो ये या तो आपको बताएंगे किसके बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, दृढ़ निश्चय के बारे में, या फिर आपको बताएंगे फिर ये
वार्निंग के बारे में, या फिर आपको बताएंगे किसके बारे में, थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी। क्या होता है, धमकी। और या फिर आपको बताएंगे किसके बारे में, प्रॉमिस के बारे में। तो ये आपके जब भी मॉडल्स के रूप में यूज होंगे तो ये डिटर्मिनेशन, वार्निंग, थ्रेट या प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनका प्रयोग जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, किसको बताएंगे, इनडेफिनिट सिचुएशन को। अब पॉइंट आता है हमारा कि कैसे हम इन कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करें सिंपल वे में। देखिए, जब भी शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा फ्यूचर टेंस में, किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा, तो माय डियर ये आई और वी, यानी मैं ये कहूं कि फर्स्ट पर्सन के साथ इसका प्रयोग होता है, तो फिर विल बच्चा। भाई हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग गया, शैल लग गया, तो फिर बच्चा कौन सा पर्सन, सेकंड एंड थर्ड। सो माय डियर will is used with second and थर्ड पर्सन। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होता है, will का प्रयोग होता है। क्लियर यहां तक कंसेप्ट। अब इसके बाद में देखिए, यहां सिचुएशन अपोजिट हो जाती है। अपोजिट क्या हो जाती है कि शैल का प्रयोग होने लग जाता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। हालांकि इसका प्रयोग न के बराबर ही होता है लाइफ में। एग्जांपल्स में, सेंटेंसेस में सेकंड पर्सन को सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ मॉडल्स के रूप में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और इनके रूप में न के बराबर ही यूज होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न के बराबर का मतलब बिल्कुल नहीं होता यूज, ऐसा नहीं है, बहुत कम यूज होता है। और मॉडल्स के रूप में आप विल का प्रयोग जब करते हो तो वो फर्स्ट पर्सन के साथ करते हो, यानी आई और वी के साथ यूज होता है। कई बार आपने विल लिखा हुआ देखा होगा आई और वी के साथ, लेकिन माय डियर याद रखिए, आई और वी के साथ जब भी विल आएगा तो सेंटेंस से या तो डिटर्मिनेशन पता लगेगा, या वार्निंग, या थ्रेट, और या फिर प्रॉमिस का पता लगेगा। एक्सप्लेन हम इन्हें करें उससे पहले दो शब्द हैं हमारे पास। एक शब्द है थ्रेट, जिसका मैंने आपको बताया ही है अभी, धमकी। और दूसरा वर्ड है आपका क्या, वार्निंग, जिसे आप कहते हैं चेतावनी। ये दो वर्ड हैं आपके पास। क्योंकि सिर्फ आपको यह पता लग जाए कि इसमें यह मॉडल आएगा, इतना ही मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि सिर्फ इतना ही आपको नहीं सीखना है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच कॉन्सेप्ट और विच नोशन इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो नोशन और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए आपके कि सेंटेंस में किसका पता लग रहा है। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, एक तो है थ्रेट और दूसरा है वार्निंग। एक धमकी, दूसरा चेतावनी। तो ये थ्रेट और वार्निंग में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सेंटेंस तो एक जैसे ही लग रहे हैं। अच्छा, एक सेंटेंस है आई विल किल यू, आई विल किल यू इफ यू डू इट अगेन। ये किसका कंसेप्ट है, धमकी का या चेतावनी का। तो मैं जो सेंटेंस लिख देता हूं मैं, आई विल किल यू, और दूसरा है ही विल किल यू। एक्टिविटी दोनों में मैंने सिमिलर इसीलिए लिखी है कि जिससे कि कंफ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, आपका रहे ही नहीं। आई विल किल यू और ही विल किल यू, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर सिंपल तरीके से याद रखिएगा, जब भी आई विल किल यू आप बोलोगे ऐसे, तो ये आपके थ्रेट का माना जाएगा और ये सेंटेंस माना जाएगा वार्निंग का। कि सर कैसे, ये तो आपने खुद ने लिख दिया, हमें कैसे पता लगे। तो यहां आप मुझे बताइए एक्टिविटी कौन कर रहा है, किल का काम कौन कर रहा है, आई, और आई कौन है, स्पीकर। कौन है, स्पीकर। तो यानी किसी एक्टिविटी को स्पीकर खुद ही अगर कर रहा हो, खुद ही किसी के ऊपर अप्लाई कर रहा हो, तो वो सेंटेंस थ्रेट का माना जाएगा। किसका माना जाएगा, थ्रेट का। लेकिन यहां किलिंग का काम कौन कर रहा है,
ही, ये ही स्पीकर है क्या? स्पीकर नहीं है, स्पीकर तो कोई और है और एक्टिविटी करने वाला कोई और है। तो माय डियर यहां एक कोई और पर्सन जब एक्टिविटी करता हो और हम उस व्यक्ति के बारे में आपसे कहते हो, जैसे आपसे कहा जाता है, जैसे अभी तूफान आ गया आपके, तूफान आ गया समुद्र में और वहां पर कहा गया मछुआरों को कि समुद्र के नजदीक मत जाइए, तूफान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपके थ्रेट हुआ या वार्निंग? ऑब्वियसली वार्निंग हुआ, क्योंकि कहने वाला स्पीकर तो कोई और है और नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? स्टॉर्म, तूफान। तो वहां डूअर कोई और है और स्पीकर कोई और है। तो डूअर और स्पीकर जब अलग अलग हों तब तो होता है आपका किसका सेंटेंस? वार्निंग का। और डूअर और स्पीकर जब दोनों सेम हो जाते हैं तब वो सेंटेंस होता है किसका? थ्रेट का। मैं समझता हूं सिंपल तरीके से आप इसे समझ चुके हैं। तो थ्रेट और वार्निंग में डिफरेंस आ गया, क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर एक कंसेप्ट होता है आपका कि सिचुएशन, आप अगर देखते हैं कि सेंटेंस में कब तो आप इंडेफिनिट सिचुएशन का पता लगाएं, ठीक है, कब आप डिटर्मिनेशन का पता लगाएं, कब आप डेफिनिट कंसेप्ट का पता लगाएं कि डेफिनिट हो जाता है ना किसी काम को करना, वो लगाएं। और किसी भी कार्य का करना अगर प्लान्ड है तो उसके लिए क्या, और ये सभी के सभी का जो एक्टिविटी है ना, ये सभी के सभी कंडीशन जो है, ये ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट हो, डिटर्मिनेशन हो, डेफिनिट और प्लान्ड हो, सबके सब फ्यूचर से संबंधित है। अगर ये चारों कंसेप्ट आपके फ्यूचर से ही संबंधित हैं तो आप सेंटेंस में कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सेंटेंस तो आपको इंडेफिनिट कंसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा सेंटेंस आपको डिटर्मिनेशन बता रहा है, कौन सा सेंटेंस डेफिनिट को बता रहा है, कौन सा सेंटेंस प्लान्ड एक्टिविटी को बता। प्लान्ड का मतलब पहले से प्लानिंग हो रखी हो, पूरे शेड्यूल्ड हो, शेड्यूल्ड जो एक्टिविटी हो उसकी बात हम कर रहे हैं। क्योंकि माय डियर ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते हम कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते। क्योंकि मॉडल टॉपिक के लिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मॉडल हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, डिटरमिनर हुआ, ये टॉपिक हमारे ग्रामर के ऐसे हैं जिनको हम ये तो कह देते हैं हमने पढ़ा दिया, और स्टूडेंट्स भी कह लेते हैं पढ़ लिया, लेकिन वास्तविकता तब पता लगती है जब एग्जाम में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। इन कंसेप्ट्स का हमें क्लियर होना मतलब संभव ही नहीं होता, हमें इनमें उलझ के ही रह जाना होता है कि अरे यार ये क्या आ गया। अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान दीजिएगा कि इंडेफिनिट क्या है, डिटर्मिनेशन क्या, डेफिनिट क्या और प्लान्ड क्या। पहले तो मैं सिंपल बताता हूं इनके लिए कंडीशन क्या यूज होती है, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए इंडेफिनिट सिचुएशन के लिए, इंडेफिनिट सिचुएशन के लिए तो आप शैल और विल का यूज करोगे एज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करोगे आप शैल और विल का। हेल्पिंग वर्ब बोले तो शैल का प्रयोग आईवी के साथ, बाकी के साथ विल का प्रयोग, ठीक है। अगर डिटर्मिनेशन है तो माय डियर आप शैल और विल का यूज करोगे एज मॉडल्स। किसके रूप में यूज करोगे? मॉडल्स के रूप में, यानी आईवी के साथ विल और बाकी के साथ शैल यूज होगा। माय डियर किसी कार्य का होना अगर डेफिनिट है तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हालांकि अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए जरूरी है कि जिससे हम उलझे नहीं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पता है इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म, यही यूज करते हैं आप। और माय डियर अगर प्लान्ड है तो प्लान्ड के लिए आप, यानी शेड्यूल्ड है तो उसके लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपको विशेष याद रखना है। कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा पहले, तो आपको मेरे ख्याल से इन्हें समझने के बाद में रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई अरे ये तो बहुत जरूरी हो गया हमको पहचानना। क्योंकि सेंटेंस में आपको कंडीशन ही पता नहीं होगी कि इंडेफिनिट कंडीशन है या फिर डेफिनिट कंडीशन है, डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कंडीशन अप्लाई कर ही नहीं सकते। क्योंकि इंडेफिनिट सिचुएशन के लिए तो आपको शैल और विल लगाने पड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में।
जब आपके डिटर्मिनेशन होगा तो वही शैल विल मॉडल के रूप में आएंगे। और अगर सिचुएशन आपकी डेफिनिट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सेंटेंस आपका डेफिनिट कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य का होना निश्चित बता देता है, तो उस कंडीशन में तो आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। और अगर कोई प्लान्ड या शेड्यूल्ड एक्टिविटी आप बताना चाहते हैं तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो इन कंसेप्ट्स को मैं समझता हूं कि इस तरीके से तो आपके कंसेप्ट ये क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स और एक डेली लाइफ के एग्जांपल से मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन इसको आपको एक बार रिवाइज करते हुए कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये अगर आपके चारों एज इट इज याद नहीं हुए तो फिर उस एग्जाम्पल को और इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट्स को आप नहीं समझ पाएंगे। अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो तब तक इनको रिवाइज करते रहिए। अगली क्लास तक आपको इसका वेट करना है, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।